हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। तो बेटा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 126 में। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बायोडाइवर्सिटी एंड इट कंजर्वेशन, जैव विविधता और इसका संरक्षण अपन प्रारंभ कर चुके थे। कुछ टर्मिनोलॉजी उससे रिलेटेड जो परिभाषाएं या शब्द किसने दिए अपन ने बताया था। और फिर अपन ने बताया था बेटा कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना, उसमें अपन ने बताया था कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हायरार्किकल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जो 3 सबसे महत्वपूर्ण जो पदानुक्रम स्तर होते हैं किसके, बायोडाइवर्सिटी के, तो बेटा क्या होते हैं। तो अपन ने वहां पर क्या बताया था आपको कि देखो ये बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, तो इसमें अपन ने 3 को इंक्लूड किया था। देखो ध्यान से सुनना, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, यस बेटा, जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसके बाद अपन इंक्लूड किया था स्पीसीज डाइवर्सिटी, और फिर आप जानते हैं कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इंक्लूड किया था भाई। तो देखिए कि जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी एक ही जाति के जो विभिन्न जीव होते हैं या एक ही जाति की जो विभिन्न किस्में होती है, उनके आनुवांशिक स्तर पे विविधता आपने ली थी, जो संपूर्ण जीन में, एंटायर जीन में हो सकती है। फिर जीन पर जो एलील होते हैं, तो जैसे एक ही जाति के जीव अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग जगह जाते हैं, तो कुछ एलील की आवृत्ति में विभिन्नता आ जाती है। तो वो जीन स्तर पर या एलील स्तर पर या क्रोमोजोम की संरचना में जो विविधता थी वो जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो फिर आप जानते हो जितनी वेराइटियां बना ली, एक ही फसल की कई सारी वेराइटियां बना ली, तो उसके अंदर आपको मिलती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये बताई थी। फिर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, जाति विविधता बताई थी अपन ने कि जैसे पश्चिमी घाट पर उभयचर जातियों की विविधता ज़्यादा किससे, पूर्वी घाट से। तो ये जो स्पेसिफिक डाइवर्सिटी आपको शो की थी। और आपने कहा था इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यस बेटा। तो ध्यान से सुनना कि जो इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको मैंने वहां पर बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। तो ये जो वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम है, यानी तरह तरह के इकोसिस्टम, जल पारितंत्र हो सकता है, स्थल में घास, वन, घास स्थल हो सकता है, वन हो सकता है, ऐसे ही मरुस्थल हो सकता है। तो ये जो वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के तरह तरह के प्रकार हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो किस किस में डाइवर्सिटी इंडिकेट करते हैं। जैसे नंबर ऑफ निक्के, अलग अलग निक्के की संख्या, फूड वेब, खाद्य जाल अलग अलग जटिल होंगे कि नहीं होंगे, और अलग अलग प्रकार का एनर्जी फ्लो का विभिन्न प्रारूप, यस। तो ये सब आप जानते हो बेटा कि आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होता है। और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यस बेटा। तो ये जानते हो कि आप, अब अपन ने कहा था कि भाई भारत के अंदर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हाई है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हाई है, भारत में भी उच्च है, क्योंकि भारत भी उच्च विविधता वाला देश है। तो ध्यान दो कि भारत में तरह तरह के इकोसिस्टम है। भारत में, इंडिया के अंदर जो इकोसिस्टम है, मैं आपको बता दूं, तो इंडिया के अंदर जैसे अपन केरल, महाराष्ट्र में जाएं, तो आप जानते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भी है, यस, वर्षावन। भारत के अंदर अपना आता है कि घास स्थल, ग्रासलैंड भी हैं, यस बेटा। और भारत में जैसे मैं आपको बताऊं डेजर्ट, मरुस्थल भी हैं, है ना। भारत में वेटलैंड होती है, नम भूमि, नम भूमि वेटलैंड होते हैं, यस बेटा, ये भी हैं फिल्टर करने वाले। और भारत में अपन बात करें कि जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव वेजिटेशन, सुंदरवन बंगाल में मैंग्रोव वेजिटेशन भी है, जो न्यूमेटोफोर जड़ों वाले होते हैं ना, मैंग्रोव। और भारत में आप जानते हो कि एस्चुरीज भी हैं, है ना, एस्चुरीज जो नदमुख बताए थे अपन ने, यस बेटा। और भारत में अपन बात रहा कि जैसे ऊंचाई पे पर्वतीय घास स्थल, तो उनका आप बोलोगे एल्पाइन मिड्डो, एल्पाइन मिड्डो। तो ये आपके हो जाएंगे पर्वतीय घास स्थल, या ऊंचाई के हिसाब से कोनिफर वन या पर्णपाती, ऐसे अपन बात करें कि तरह तरह के इकोसिस्टम है, यस।
तो भारत की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी है बेटा, ये बात को समझ रहे हैं। तो वैसे अपन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विविधता जो पढ़ते हैं वो वर्षावन में पढ़ते हैं, ये वर्षावन नहीं, भारत में ये इकोसिस्टम के लेवल की विविधता है। बात को समझे, ये बात आपकी तरह तरह के इकोसिस्टम वहां मिलते हैं। तो ये सारा बताया था फिर मैंने। फिर देखो मैंने बेटा वहां पर इकोसिस्टम या कम्युनिटी स्तर पर, पारितंत्र या जो समुदाय स्तर पर जो विविधता होती है उसको अपन ने वहां 3 पार्ट में बांटा था। जैसे बेटा अपन बात करेंगे अल्फा विविधता क्या होती है, बीटा क्या होती है और गामा क्या होती है, वो मैंने आपको बताया भी था। यस बेटा। तो देखिए जैसे मान लो कि एक पूरा रीजन लेते हैं अपन, मान लो अपन भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ का एक पूरा रीजन ले लिया, तो आप जानते हैं कि पूरा आप रीजनल या एक पूरा बड़ा क्षेत्र आप ले लेते हैं। अब उस बड़े क्षेत्र में जैसे कई सारी कम्युनिटी हैं, जैसे इसमें भी प्लांट एनिमल है, ये एक कम्युनिटी है ना, ये बहुत बड़ी फिर कम्युनिटी है, ऐसे अलग अलग समुदाय हैं। अब देखो विथिन ए कम्युनिटी, डाइवर्सिटी विथिन ए कम्युनिटी, इस में विभिन्न प्रकार के पादप या जंतु है ना इस एक समुदाय में। तो डाइवर्सिटी विथिन ए कम्युनिटी, आपको बताया था मैंने बेटा कि एक ही समुदाय के अंदर, एक ही समुदाय में विथिन ए कम्युनिटी अंदर, तो ये आपकी क्या होगी अल्फा डाइवर्सिटी। यस बेटा। फिर देखो आपको मैंने बताया था कि भाई जैसे ये पूरा रीजन है तो इसमें जैसे अपन बात कि ये डाइवर्सिटी बिटवीन 2 कम्युनिटी, ये कम्युनिटी और ये कम्युनिटी, तो 2 कम्युनिटी में अपन ने ले ली डाइवर्सिटी को। यस। तो आप क्या कहेंगे कि डाइवर्सिटी बिटवीन 2 कम्युनिटी, 2 समुदाय के बीच की विविधता, डाइवर्सिटी बिटवीन 2 कम्युनिटी। तो 2 समुदाय के बीच आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी बेटा क्या, बीटा, ये बीटा हो जाएगी। और पूरे रीजन की, पूरे क्षेत्र की जो रीजनल है, रीजनल डाइवर्सिटी पूरे क्षेत्र की सारे प्रकार के समुदायों में जो रीजनल डाइवर्सिटी वो क्या हो जाएगी, गामा विविधता, गामा डाइवर्सिटी। बात को समझे, तो वो सारे समुदायों की आ जाएगी, रीजनल आ जाएगी आपकी। खैर ये सारी बातें आपने बता दी। अब देखिए बेटा कि इस टॉपिक को अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो बहुत नॉर्मल टॉपिक है। कि देखो बेटा अगर अपन कुछ बातें यहाँ पर करें कि जो आपने 11th प्लांट डाइवर्सिटी में भी आपने अध्ययन किया था, तो देखिए सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। यदि देखो बेटा अपन ऐसे बात करें, इधर ध्यान देना कि भाई IUCN, तो IUCN एक बहुत बड़ी संस्था है संरक्षण की, पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ी संस्था है। आप जानते हो कि मैं IUCN यानी इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ ये मैं हटा दूंगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, की पूरी प्रकृति की संरक्षण के या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की संस्था। तो देखिए बेटा IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यस के अनुसार अब अपन कुछ डेटा पढ़ते हैं। यस बेटा, कि आप जानते हो बेटा कि के अनुसार इस पृथ्वी पर अब तक, अपन कहेंगे बेटा कि इस पृथ्वी पर अब तक 1.5 मिलियन यानी 15 लाख, 1.5 मिलियन से अधिक, तो आपने वहां डेटा पढ़ा था ना 1.7 से 1.8 मिलियन। यस,
अपन बात करें इस पृथ्वी पर अब तक 1.5 मिलियन से अधिक 1.7 से 1.8 मिलियन प्रकार के सजीव या सजीव जातियां ज्ञात हो चुके हैं, है ना बेटा। ज्ञात हो चुका मतलब क्या हो गया कि उनकी खोज भी हो गई, डिस्कवर्ड एंड डेस्क्राइब्ड, और उनका वर्णन भी हो गया, मतलब उनका नामकरण और वर्गीकरण भी हो चुका है, डिस्कवर्ड एंड डेस्क्राइब्ड। यस बेटा, ये 17 से 18 लाख प्रकार के सजीव तो ज्ञात भी हो चुके हैं, उनका नामकरण भी हो चुका है, और आप जानते बेटा कि उनका वर्गीकरण भी हो चुका है, पूरी डिस्कवरी और डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन हो चुका है। लेकिन बेटा क्या कह रहे हैं, देखो वैज्ञानिकों के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार या उनके अनुमान के अनुसार आप जानते बेटा कि अनेक सजीवों की खोज अभी बाकी है, बहुत सारे जातियों की खोज अभी शेष है। यस बेटा, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं। फिर ध्यान देना बेटा, जो इसी साल नीट 2020 में क्वेश्चन आया, और नीट 2020 का क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, बहुत सिंपल लाइन, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट में, है ना, सीधा क्वेश्चन है, एक छोटी सी लाइन उठकर यहां से। आज के लेक्चर से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके नीट 2020 के अंदर। तो बेटा देखो कि रॉबर्ट में के आकलन के अनुसार पृथ्वी पर, है ना बेटा, रॉबर्ट में के आकलन के अनुसार पृथ्वी पर 7 मिलियन प्रकार के सजीव हैं, है ना, मतलब कितने, 70 लाख। तो बेटा आप ध्यान दो कि रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट है, उनके आकलन के अनुसार इस विश्व की कुल जैव विविधता 7 मिलियन है, या फिर इस पृथ्वी पर 7 मिलियन प्रकार के सजीव है। अपन ऐसे कहते हैं कि इस विश्व की, पूरे विश्व की कुल जैव विविधता 7 मिलियन है। यस बेटा, इसका मतलब लगभग 6 मिलियन तो भी खोज, 5.5 या 6 मिलियन तो भी शेष है। तो पुराने आवासों से भी और नए आवासों से जो अज्ञात हैं, उनसे लगातार नई जातियां खोजने का प्रयास किया जा रहा है। बात को समझ रहे हैं। अब देखो बेटा कि ये सीधी लाइनें आपके एनसीईआरटी की हैं कि देखो, मतलब रॉबर्ट में के अनुसार वर्तमान में कुल जीवों का केवल 22% ही ज्ञात है ना। तो इनके अनुसार कुल जीवों का या कुल जीवों की 22% जातियां ही ज्ञात हैं। यस बेटा, तो कुल का भी 22% ही ज्ञात है। जितने खोज लिए गए हैं मैं आपको बता दूं, तो वर्तमान में आप जानते हो कि कुल का जो अनुमान बता रहा 7 मिलियन, तो 22% ही ज्ञात हैं। और फिर अपन बात करेंगे बेटा कि जो खोजे जा चुके हैं उनमें से आप जानते हो 70% जंतु और 22% क्या है, पादप। जो सजीव खोजे जा चुके हैं उनमें से 70% एनिमल जंतु जातियां हैं, एनिमल स्पीसीज, व 22% पादप जातियां हैं। और जैसे 8% सूक्ष्म जीव माइक्रोबरी हैं, लेकिन उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, सम्मिलित नहीं करते हैं। बात को समझ रहे हैं आप। तो ये सारी बातें आपकी हैं। और फिर देखो बेटा कि भाई जो सभी सजीवों में या फिर अपन कहेंगे जंतुओं में, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रकार के कौन हैं, कीट। यस, तो जंतुओं में सर्वाधिक विविधता वाला ग्रुप कौन सा बताओ, कीट हैं।
आप कहोगे कि जंतुओं में सर्वाधिक प्रकार के जंतु कीट हैं, है ना, 70% इंसेक्ट है टोटल एनिमल का। ये एनिमल का है बेटा। तो अपन कहेंगे कि भी प्रत्येक 10 जंतुओं में से 7 कीट हैं। तुम कहते हो ना आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा है, तो आर्थ्रोपोडा में एक वर्ग होता है इंसेक्टा। पूरा आर्थ्रोपोडा तो पूरे एनिमल का 80% पूरा करता है, लेकिन इंसेक्टा जो वर्ग होता है वो 70%। तो एनिमल में प्रत्येक 10 जंतुओं में 7 क्या है, कीट है। और पूरे सजीवों में चाहे पादप एनिमल सबको भी मिला दें तो भी सबसे ज्यादा विविधता किसकी है, कीटों की है। बात को समझ रहे हैं आप? यस बेटा, ये बात आपकी है। और देखो पादपों में, अब पादपों में जो अपन फंजाई को भी इंक्लूड करते हैं, फंजाई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो पादपों में अगर सभी पादपों की बात करें, उच्च पादपों की बात नहीं करें, तो पादपों में सबसे बड़ा समूह फंजाई है। फंजाई यानी कवक, है ना। और जैसे बेटा ये जो एनिमल में तुम नॉन कोडेट पढ़ते हो, नॉन कोडेट ही ज्यादा है, इंसेक्ट ही है। लेकिन अगर कोडेट की बात करें, उसमें वर्टिब्रेट कशेरुकियों की बात करें, तो ये जो फंजाई है ना, सारे कशेरुकियों को जोड़ दे उनसे भी आपका ज्यादा है। बात को समझे? तो मतलब फंजाई की कुल विविधता, फंजाई की कुल विविधता, मैं आपको बताऊं बेटा, सभी कशेरुकी जीवों, तो आप समझ सकते हैं कि ये पादप जातियों में, पादपों में आप किस किस को इंक्लूड करोगे? फंजाई को भी इंक्लूड करोगे, एल्गी को भी इंक्लूड करोगे, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो स्पर्म और एंजियो, ये सारे पादप में आते हैं। सही। तो पादपों में सबसे बड़ा समूह कौन है? फंजाई है। फंजाई की कुल विविधता, क्योंकि बेटा 5 जगत के अकॉर्डिंग ही तो फंजाई को अलग किया गया था ना। पहले जो पारंपरिक वर्गीकरण थे वहां तो फंजाई प्लांट के साथ ही था, लेकिन 5 जगत में एक अलग समूह बना दिया। तो जब तक कुछ कहा नहीं जाए तो पादपों में सबसे ज्यादा विविधता किसकी? फंजाई की। लेकिन अगर उच्च पादप नाम लिया जाए, हायर प्लांट, तो फिर किसकी? एंजियोस्पर्म की। ये बताएंगे अपन। तो देखो पादपों में सबसे बड़ा समूह फंजाई, और फंजाई कुल विविधता, जो कशेरुकी जीव होते हैं ना, वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी, तो कशेरुकी आपके कौन होते हैं? फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स जो होते हैं, एवीज होते हैं, मैमल्स होते हैं। क्योंकि एनिमल में ज्यादा कौन है? नॉन कोडेट है, इनवर्टिब्रेट है। तो पादपों में सबसे बड़ा समूह फंजाई, और फंजाई की कुल विविधता सभी कशेरुकी जीव, फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया से भी अधिक है। यस बेटा, ये सारी बात आपके सामने आ गई। क्लियर? और देखो कि जीवों की इस विविधता में, बायोडायवर्सिटी में, जैव विविधता में, तो जीवों की इस विविधता में अपन इन प्रोकैरियोट्स को सम्मिलित नहीं करते हैं। जीवों की इस विविधता में प्रोकैरियोट्स, जो मोनेरा जगत के सदस्य हैं, प्रोकैरियोटिक संगठन रखते हैं, प्रोकैरियोट्स को सम्मिलित नहीं करते। यस बेटा, तो प्रोकैरियोट्स को आप सम्मिलित नहीं करते हैं। भाई क्यों नहीं करते आप प्रोकैरियोट्स को? क्योंकि वर्गीकरण की जो पारंपरिक विधियां हैं, पहले वाली विधियां, वर्गीकरण की 5 जगत से पहले वर्गीकरण की पारंपरिक विधियां प्रोकैरियोट्स के लिए उपयुक्त नहीं है ना बेटा? उपयुक्ति नहीं है, प्रोकैरियोट्स के लिए उपयुक्त नहीं है। यस भाई, क्यों?
क्योंकि प्रोकैरियोट की पहचान के लिए बायोकेमिकल या मोलिकुलर मेथड काम में लिए जाते हैं। यानी प्रोकैरियोट की पहचान के लिए क्या काम में लिए जाते हैं? प्रोकैरियोट की पहचान के लिए बायोकेमिकल, जैव रासायनिक, बायोकेमिकल या मोलिकुलर आणविक विधियां, मोलिकुलर मेथड काम में लिए जाते हैं। यस बेटा, तो ये बातें थी, इसलिए अपन इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, किनको? प्रोकैरियोट्स को। और कुछ प्रोकैरियोट हैं जैसे माइकोप्लाज्मा, उनका संवर्धन भी बहुत मुश्किल से पॉसिबल है। कुछ प्रोकैरियोट्स हैं जैसे माइकोप्लाज्मा, उनका संवर्धन भी प्रकृति में संभव कमी है। यस बेटा, इसलिए आप जानते हो कि इनको अपन नहीं काउंट करते हैं। बात को समझ रहे हैं आप? अब देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक आपके देखें पाई चार्ट, तो पाई चार्ट से क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पाई चार्ट क्या है। मतलब इन्हीं चीज़ों को दर्शाने के लिए जो मैंने लाइनें लिखी, इनको पाई चार्ट दे देते हैं, जैव विविधता के पाई चार्ट। यस, पाई चार्ट के बाद अपन बात करेंगे कि पृथ्वी की कुल विविधता तो मैंने बता दी। अब इंडिया में बायोडायवर्सिटी का क्या प्रारूप है, और फिर जैव विविधता किसी भी स्थान में समान तो है नहीं, अनइवननेस जो असमान प्रारूप दर्शाती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसके प्रारूप पढ़ेंगे, प्रतिरूप पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, और टोटल एनसीईआरटी से आपको लाइनें याद करनी है समझ के। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। हाँ, तो देखिए बेटा कि कुछ पाई चार्ट आपको बताए गए हैं जैव विविधता के, बायोडायवर्सिटी के, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे एनिमल्स में जंतु, तो जंतुओं को आप जानते हो दो भागों में बांटते हो, इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी और वर्टिब्रेट कशेरुकी। भाई आप जो 12 संघ पढ़ते हो, फाइलम पढ़ते हो, तो जो नॉन कोडेटा हैं, सारे नॉन कोडेटा, जैसे अपन बात करा कि पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनेलिडा, मोलास्का, इकानोडर्मेटा, जो भी कोडेटा से पहले वो सारे आप जानते हो। और कोडेटा में भी जो तुम प्रोटोकोडेटा वो पढ़ते हो, हेमिकोडेटा, उसके बारे में तो आप समझ रहे हैं कि उससे पहले, कोडेटा से पहले भी, तो वो सारे आपके होते हैं अकशेरुकी। आप अच्छे से जानते हो जूलॉजी में अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट्स, और जिसमें कशेरुक दंड होता है वहाँ से आप क्या जाते हैं कशेरुकी। तो देखिए बेटा कि अकशेरुकियों में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या है? इंसेक्ट। वैसे टोटल का है, बट सबसे ज़्यादा कौन है बेटा? इंसेक्ट। आर्थ्रोपोडा संकाई है, ये इंसेक्टा क्लास, इंसेक्टा जो क्लास है वो आप जानते हो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। तो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। लेकिन आर्थ्रोपोडा में कीटों के अलावा और भी आते हैं, बात को समझ रहे हैं? तो इन अकशेरुकियों में सबसे ज़्यादा, या सारे एनिमल में सबसे ज़्यादा कौन है? इंसेक्ट, कीट। और कुल एनिमल का 70% इंसेक्ट होता है, कुल एनिमल का, सभी जंतुओं का, चाहे वो इनवर्टिब्रेट हो चाहे वर्टिब्रेट हो, सभी का 70% है ना। इसका मतलब 7-8 लाख प्रकार की जाति हो सकता है, 10 लाख प्रकार तक की जाति इसकी हो। यस, अब यहां पर आप देखिएगा कि उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे दिया गया अन्य प्राणी समूह। तो अन्य प्राणी समूह में आप समझ सकते हो कि जैसे इकाइनोडर्मेटा है, या एनेलिडा, गोलकर्मी एनेलिडा है, आपके जो एस्केल्मिंथीज हैं, या चपटेकर्मी जो आपके प्लेटिहेल्मिंथीज हैं। तो जो कर्मी, इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिशोला, कर्मी, ये सारा अन्य प्राणी समूह तो दूसरे नंबर पे आ गया। और तीसरे पे दूसरा सबसे जो बड़ा संघ होता है मोलास्का। आर्थ्रोपोडा संघ के बाद में कौन होता है? मोलास्का। तो मोलास्क आ गए। यस बेटा, तो मोलास्क आपके आ गए। ये वैसे संघ में तो दूसरा बड़ा है, लेकिन इस अन्य प्राणी समूह में बहुत सारे संघ आ गए ना, इसलिए तो मोलास्क हो गया। और फिर देखो आप जानते हो आर्थ्रोपोडा के अंदर इन कीटों के अलावा क्रस्टेशिया आता है, क्रस्टेशियंस। जो क्रस्टेशियन होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में सम्मिलित होते हैं, लेकिन वो कीट नहीं होते हैं। तो ये क्रस्टेशियन और इंसेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ। तो फिर आप जानते हैं कि संघ में देखें दूसरा मोलास्का, लेकिन ये अन्य प्राणी समूह में बहुत सारे संघ हैं, जैसे इकाइनोडर्मेटा भी हैं, चपटेकर्मी, गोलकर्मी, बहुत सारे आपके जो है अन्य प्राणी समूह में आ गए। तो पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। ये तो आपने किसका दे दिया? इनवर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट। यस बेटा,
अब देखो वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं? फिशीज है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है और एवीज हैं, मैमल्स हैं। आप जानते हैं सारे किस में आते हैं? मछलियां, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी पक्षी, ये सब आते हैं वर्टिब्रेट्स में। तो वर्टिब्रेट्स में जैसे सबसे ज्यादा कौन है? फिशीज, जो मछलियां हैं, फिशीज एक नंबर पे, फिशीज। उसके बाद आप जानते हो कि बर्ड्स, एवीज होते हैं बर्ड्स, है ना। फिर आप जानते हो कि रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, एम्फीबियन और मैमल्स। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, कई लोग क्या समझ सकते हैं कि मैं आगे जाकर बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जो संकटग्रस्त जातियां हैं एम्फीबियन के, जो विलुप्ति के कगार पे है। हाँ, संकटग्रस्त में सबसे ज्यादा परसेंट एम्फीबियन का वो विलुप्ति के कगार पे है। लेकिन वैसे एम्फीबियन आप जानते हैं कि मैमल और ये लगभग बराबर से ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एम्फीबियन जातियां ज्यादा हैं। यस बेटा। तो ये आप जानते हैं कि पिसीज सबसे ज्यादा, फिर आप जानते हैं बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियन और मैमल्स हैं। तो ये आपकी सारी बात आ गई किसकी? कशेरुकियों की, जिनमें कशेरुक दंड होता है, उनका पाई चार्ट आ गया आपके सामने। अब देखो प्लांट्स, पादपों में, तो पादपों में सर्वाधिक कौन? फंजाई, सभी निम्न पादपों से, पर सभी में अपन बात करें तो। और वैसे उच्च पादपों में मैक्सिमम, उच्च पादपों में, हायर प्लांट में सबसे ज्यादा विविधता कौन दर्शाता है? एंजियोस्पर्म। कौन दर्शाता है बेटा? एंजियोस्पर्म। अगर हायर प्लांट टेरेडो, जिम्नो, एंजियो में सबसे ज्यादा विविधता कौन दर्शाता है? आवर्त बीजी, है ना, एंजियोस्पर्म। यस, ये आपके हो गए फंजाई। क्लियर। अब आप जानते हो कि ओवरऑल पूछ ले तो फंजाई, और उच्च पादपों में पूछे तो फर्स्ट नंबर पर कौन? एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी। इसके अलावा तुम जानते हो ये मोसेज ब्रायोफाइटा का दे दिया, जो विकसित समूह होता है ब्रायो का, मोसेज। फर्न टेरिडोफाइटा का दे दिया। ये एलिज, एलिज आपका जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी, और ये एंजियोस्पर्म। तो ये आप पे किसका चार्ट होगा बेटा? पादपों का, प्लांट्स का होगा पाई चार्ट। अब आपने एक बात कही थी ना कि फंजाई, देखो क्योंकि ज्यादातर आपके जो एनिमल होते हैं, एनिमल पूरे अगर ओवरऑल देखा जाए तो पादपों से ज्यादा एनिमल हैं, ये पक्का है ना। लेकिन वो जो आपको लाइन दे रही है उससे कंफ्यूज मत होना कि ज्यादातर एनिमल कौन है? इनवर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट जो है, तो पूरे जितने वर्टिब्रेट हैं, इन सारे वर्टिब्रेट से ज्यादा विविधता तो किसकी है? फंजाई की है। फंजाई की कई बुक में 72,000, लेकिन वैसे अपन कहते हैं कि 1,00,000 जातियां पाई जाती है, 1,00,000 से अधिक की जातियां होती है किसकी? फंजाई की। अब फंजाई की 1,00,000 जातियां हैं, तो आप जोड़ लें, यहाँ 28,000 और ये लगभग 38,000 हो गए। 38,000 और अपन बात करें कि ये सारा इनको आप जोड़ोगे तो भी आप जानते हो कि लगभग 60,000 के लगभग आएगा, 60,000 के लगभग, लेकिन 72 के पास भी नहीं आएगा। यानी 1,00,000 जातियां फंजाई की है। तो इन सब की, यानी फंजाई की कुल विविधता जो जितने वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट उन सबसे ज्यादा है। बात को समझे? क्लियर। तो ये बात आपकी बाकी ओवरऑल आप जानते हो 10-12 लाख इनकी जाती है पूरे एनिमल की, है ना, और 5-7 लाख प्लांट की है। लेकिन एनिमल ज्यादा ये होते हैं और ये कम होते हैं, तो फिर अकेले फंजाई की इन सबसे ज्यादा है। और बाकी एंजियोस्पर्म है, बाकी और जातियां तो बहुत कम प्लांट होते हैं। बाकी तो आप जानते हो कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा का वितरण सीमित है, क्योंकि निषेचन के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। जिम्नोस्पर्म का वितरण सीमित है, क्योंकि फल सीधे बीज आते हैं, नग्न बीज, फल नहीं है। तो ये बेटा मैंने आपको क्या समझा दिए? पाई चार्ट। क्या समझा दिए भाई? पाई चार्ट। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने सारे पाई चार्ट बता दिए। यस बेटा। और यहां से क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप एनसीईआरटी से देख लें। यस बेटा। अब देखिएगा, अपन बात करेंगे कि बायोडायवर्सिटी इन इंडिया, है ना, या भारत में जो जैव विविधता है उसकी बात अपन करेंगे। यस बेटा। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं भारत की जैव विविधता। तो नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा बेटा, अपना जो कुछ इंफॉर्मेशन और है, बायोडायवर्सिटी इन इंडिया,
तो आप कहोगे कि भारत में जैव विविधता बायोडायवर्सिटी इन इंडिया, भारत में जैव विविधता। यस बेटा, तो सिंपल बात है, देखो पहले तो अपन बात करते हैं कि भारत 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त है। है ना बेटा, यानी आप जानते हो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 10 बायो जियोग्राफिकल रीजन। 10 बायो जियोग्राफिकल रीजन में डिवाइडेड है, बायो जियोग्राफिकल रीजन। क्योंकि देखो ना कि भारत में तरह तरह की जलवायु है, जैसे अपन बात दक्षिण की तरफ अपन देखें तो आर्द्र जलवायु है और उच्च तापमान है, उत्तर में अपन बात शुष्क जलवायु है, अपने से राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान मरुस्थल है। तो भारत में मैंने आपको बताया था कि तरह तरह के इकोसिस्टम है, यानी भारत में इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी विभिन्न प्रकार के पारितंत्र या समुदाय हैं और जलवायु मिलती है भारत में। तो भारत 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त है, डिवाइडेड इंटू 10 बायो जियोग्राफिकल रीजन्स। फिर अपन एक बात कहते हैं जो सीधी आपकी लाइन है बेटा कि देखो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी बेटा पूरी लैंड, पूरे विश्व की जो लैंड है, तो भारत का जो एरिया है, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है बेटा 2.4%। लेकिन यहां पर विश्व के कुल जीवों की कुल जीवों की 8.1% विविधता है। यानी जो टोटल बायोडायवर्सिटी, टोटल प्रकार की स्पीसीज है, तो भारत में 8.1% पूरी जैव विविधता का ये पूरी करता है। इन ऑल ओवर वर्ल्ड के 8.1% स्पीसीज डाइवर्सिटी, जातीय विविधता भारत में है। यस, तो फिर अपन एक बात कहेंगे कि इसलिए आप जानते हो कि तरह तरह की भारत में फिजिकल कंडीशन या स्पीसीज ग्रुपिंग है, तो भारत विश्व के 12 महाविविध देशों में से एक है। आप क्या कहोगे बेटा कि भारत विश्व के 12 महाविविध देशों में से या जैव विविधता प्रचुर क्षेत्रों में से एक है। तो आप क्या कहोगे बेटा कि भारत विश्व के 12 महाविविध देशों यानी मेगा डाइवर्स कंट्रीज, भारत विश्व के 12 महाविविध देशों में से एक है। यस बेटा, है ना, 12 में से एक आपका इंडिया है। यस बेटा, और फिर आप कहोगे भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां, इससे लगभग दुगनी मतलब 90,000 जंतु जातियां हैं। तो भारत में लगभग 45,000 प्रकार की पादप जातियां हैं, वह लगभग 90,000 जंतु जातियां हैं, है ना। 45,000 तो पादप जातियां हैं और लगभग 90,000 क्या है बेटा जंतु जातियां हैं भारत के अंदर, है ना। और रॉबर्ट मे के आकलन के अनुसार, रॉबर्ट मे के आकलन के अनुसार
रॉबर्ट में के आंकड़े के अनुसार भारत में अभी भी 1 लाख प्रकार की पादप व 3 लाख से अधिक जंतु जातियों की खोज शेष है। खोज शेष है ना बेटा। वेल 1 लाख तो पादप जातियों की, 3 लाख से अधिक आप जानते हो जंतु जातियों की जो खोज है वो क्या है, शेष है भारत के अंदर, है ना बेटा। तो आप जानते हैं कि लगातार इन जातियों की खोज की कोशिश की जा रही है। अब देखो बेटा कि पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान नहीं है, यूनिफॉर्म तो है नहीं थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरे विश्व में क्या यूनिफॉर्म रूप में नहीं। तो फिर आप जानते हैं कि जैव विविधता तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अक्षांशीय प्रवणता, अगर अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो जैव विविधता घटेगी। ऐसे ही देशांतर एल्टीट्यूड ऊंचाई के हिसाब से, अलग अलग इकोसिस्टम के हिसाब से। तो वही अपना बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे अपन जो मतलब बायोडाइवर्सिटी के जो पैटर्न हैं, जैव विविधता के प्रतिरूप, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां से बन सकता है। तो देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा। हाँ तो बेटा आप देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के प्रतिरूप। अभी अपन ने पहले भी लाइनें बोली थी कि भाई थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरे विश्व में, थ्रू आउट वर्ल्ड पूरे विश्व में द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट और एनिमल नॉट यूनिफॉर्म, है ना बेटा। पूरे विश्व में पादप और जंतु जातियों की विविधता यूनिफॉर्म एक समान नहीं है, बल्कि क्या दर्शाती है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, असमान वितरण। फिर आप भी समझ सकते हो क्योंकि जैव विविधता लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय प्रवणता के अनुसार, ऊंचाई के हिसाब से, या अन्य जैसे समुद्र में गहराई के हिसाब से, या तरह तरह के इकोसिस्टम में अलग अलग होती है। पृथ्वी पर एक समान विविधता तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ देशों की विविधता बहुत ज्यादा, कुछ की बहुत ही कम है। और अपन ने शुरू के अंदर ही आपको अक्षांशीय प्रवणता बता दिया था कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आप जाते हैं तो जैव विविधता क्रमिक रूप से घटती है। और अपन ने पूरे रीजन्स आपको बता दिए थे अलग अलग। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अब पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो देखिएगा कि पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर अपन 2 पैटर्न यहाँ पर अपन लेते हैं बेटा। सबसे पहले जो आपका है भाई कौन सा पैटर्न है, तो देखो यहाँ एक पैटर्न तो देखा अपन लेते हैं क्या बेटा, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। अक्षांशीय प्रवणता, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। और दूसरा आप अपन यहाँ पैटर्न लेंगे जैव विविधता का, वो अपन क्या लेंगे बेटा, ये फर्स्ट अपन ले लेंगे, और सेकंड अपन लेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जातीय क्षेत्र संबंध। यानी आप कहोगे जातीय क्षेत्र संबंध। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अपन जो फर्स्ट यहां पे पढ़ेंगे कि भाई लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, अक्षांशीय प्रवणता। यस। अब देखिएगा बेटा कि जो मैं ये पैटर्न आपको पहले ही बता चुका हूं, वैसे फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको इसका बहुत कुछ पार्ट आपको समझा चुका हूं। तो देखो ना, अपन ने कहा कि पूरे विश्व में पादप और जंतु जातियों की विविधता एक समान नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है। बार बार कह रहा हूं कि वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, असमान वितरण दर्शाती हैं। और फर्स्ट आपका देखो हो गया लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, मतलब अक्षांशीय प्रवणता। अब ध्यान देना कि जैसे अक्षांशीय प्रवणता में आपको बताता हूं बेटा मैं कि भाई देखो, यदि हम बार बार मैं वहां पर भी लिखा था मैंने कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर, यदि अपन भूमध्य रेखा से
ध्रुवों की ओर जाते हैं। यस बेटा। तो जैव विविधता क्रमिक रूप से, ग्रेजुअली क्रमिक रूप से घटती है। यस बेटा। इक्वेटर होता है सबसे निम्न अक्षांश 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से उच्च अक्षांश यानी हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो जैव विविधता क्रमिक रूप से क्या होती है बेटा, घटती है। यस बेटा। हाँ, है ना, कि अगर अपन लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज। यस बेटा। यानी इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज। यस। और फिर अपन देखो एक बात कहते हैं बेटा कि भाई जो अपन यहां पर सारे एग्जाम्पल्स की अब अपन बात करेंगे कि देखो जो पृथ्वी के ऊपर भूमध्य रेखा के आसपास का जो रीजन है यानी 23½ मतलब नॉर्थ और 24 साउथ का क्षेत्र है ना, तो मैं ऐसे कह दूं कि पृथ्वी के ऊपर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जिसको कंसिडर्ड किया है 23½ नॉर्थ कर्क रेखा और मकर रेखा ना 23½ साउथ, है ना। तो पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की विविधता शीतोष्ण जो टेम्परेट रीजन है, शीतोष्ण तथा ध्रुवीय क्षेत्रों पोल्स से अधिक होती है। यस बेटा। चलो मैं यहां इस एग्जाम्पल को मतलब इसी लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट को मैं एक डायग्राम के थ्रू जो आपको शुरू में मैंने बनाया था उसके द्वारा वापस समझाता हूं बेटा। यहां देखना, इस पे से ये पहला एग्जाम्पल है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट मतलब अक्षांशीय प्रवणता। तो इसका पहला एग्जाम्पल आपका है कि पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 साउथ में आते हैं, विविधता शीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्रों से क्या होती है, अधिक होती है। और उसके बहुत सारे आपको मैं एग्जाम्पल बता दूंगा। तो पहले मैंने आपको देखो शुरू के अंदर ये प्रतिरूप बनाया था, अच्छे से याद हो, या जिस जो लिखता है भाई ढंग से अगर लिखेगा बच्चा तो अच्छा सीखेगा, तो वो अपन बात शुरू में देख भी सकता है। फिर मैं तो दोबारा बना रहा हूं यार, बहुत सारी इकोलॉजी लिंक है भाई, तो ध्यान दें। इस रूप में बेटा आपने यानी पूरी पृथ्वी को ग्लोब के रूप में अपन दर्शाते हैं, ग्लोब के रूप में, सॉरी पूरी पृथ्वी को अपन अगर ग्लोब के रूप में दर्शाते हैं तो ध्यान से सुनना, ये बात हुई। तो देखिए बेटा कि आपने सबसे निम्नतम अक्षांश बताया था ये बताया था आपने, इसको आपने बोला था 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी सबसे निम्नतम अक्षांश। और ये 0 डिग्री अक्षांश किसको शो करता है, इक्वेटर लाइन को, भूमध्य रेखा को, इक्वेटर भूमध्य रेखा। फिर जनरली देखो बेटा आपके सामने इस 0 डिग्री से अगर अपन 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, अगर अपन ये नॉर्थन हेमिस्फीयर बताया था मैंने, उत्तरी गोलार्ध, तो यहां 23½ नॉर्थ जो कर्क रेखा की बात की थी मैंने, और यहां 23½ साउथ। यस बेटा। तो ये जो पूरा रीजन है ये आपका कौन सा रीजन है,
ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा रीजन बताया बेटा आपको ने? ट्रॉपिकल रीजन। ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन आपका क्या होगा बेटा? ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। बात को समझ रहे हो? तो भाई ये पूरा आप जानते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन है। फिर आप जानते हैं कि 66.5 डिग्री आपने बताया था नॉर्थ की ओर, और ये टेम्परेट रीजन की ऊपरी सीमा, टेम्परेट या शंकुधारी कोनिफर्स। यस बेटा। और फिर आप जानते हो, इधर आप जानते हो कि आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल, ये आप नॉर्थ पोल बताया था आर्कटिक, और ये साउथ पोल अंटार्कटिक। जो साउथ पोल की बात की थी आपने, दक्षिणी ध्रुव की बात की थी। यस बेटा। आपने कहा था कि इस भूमध्य रेखा से अगर अपन ध्रुवों की ओर जाएं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं, तो आपने क्या क्या कहा था? अगर अपन इस भूमध्य रेखा से 0 डिग्री अक्षांश से या निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएं, तो आपने क्या कहा था कि तापमान, टेम्परेचर लगातार घटेगा, टेम्परेचर कम होगा, रेनफॉल भी कम होगा, वर्षा भी कम होगी, तो बायोडायवर्सिटी क्या होगी? घटेगी। बायोडायवर्सिटी घटती है, जैव विविधता घटती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, है ना। लेकिन अगर आप ध्रुव प्रदेश से अगर आप इसकी ओर आते हो, भूमध्य रेखा की ओर, आप ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आते हो, तब आपने क्या कहा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, रेनफॉल, वर्षा बढ़ेगी, है ना। तो बायोडायवर्सिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये केयूपीआई में इधर से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ध्रुव से आप भूमध्य रेखा की ओर आते हो तो जैव विविधता, टेम्परेचर, रेनफॉल बढ़ेगा, और अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हो तो ये घटेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? बोलो, क्लियर है? आप बेटा जानते हो कि सर्वाधिक जैव विविधता इस भूमध्य रेखा के आसपास होती है, उष्ण कटिबंध में। फिर आप जानते हो उससे थोड़ी कम शीतोष्ण में, टेम्परेट में, और फिर शंकुधारी में, और फिर आपके ध्रुव प्रदेशों पे तो बहुत न के बराबर होती है। ध्रुव प्रदेशों पे तो चाहे आप इधर से इधर चले जाएं नॉर्थ पोल की ओर, चाहे साउथ पोल की ओर चले जाएं, वो सेम मिलेगा आपको। सारे पैटर्न मैंने शुरू में ही बता दिए थे। हॉरिजॉन्टल, बोलो हाँ है ना, ये बता दिए थे बेटा। और अब आप जानते हो कि भाई अगर आप ध्रुव प्रदेश से भूमध्य रेखा की ओर आते हो तो टेम्परेचर, रेनफॉल और बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी। तो देखो सर्वाधिक विविधता यहाँ उष्ण कटिबंध क्षेत्र में है ना, और मध्यम है, शीतोष्ण में मध्यम है। सर्वाधिक कम कहाँ है? पोल्स पे। सर्वाधिक कम कहाँ है? पोल्स पे। यस, क्लियर है बेटा। अब देखो अपन इस बात को यहाँ अपन एग्जाम्पल लेकर, और चाहे इस लाइन को ऐसे बोल दो, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बोल दो, और चाहे निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बोल दो, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड। यस, अपन क्या पढ़ रहे हैं? लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। अब इस लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट का मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं बेटा एक पक्षियों का एग्जांपल लेकर। देखो मैंने आपसे कहा कि ये ट्रॉपिकल रीजन है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। अच्छा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र मैं यहां लिख दूं कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वो किस किस के बीच में आएगा? तो भूमध्य रेखा के आसपास होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। ये यहां से लेकर यहां तक उष्ण कटिबंध क्षेत्र से भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाओ, और चाहे भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जाओ। यस बेटा। अब देखिएगा कि एक देश है, यहां अपन एक देश की बात करते हैं, कोलंबिया, जो बिल्कुल इक्वेटर के पास है ना। कोलंबिया, कोलंबिया देश है। तो समझना कि कोलंबिया जो देश है, कोलंबिया वो बिल्कुल नियर द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास है। तो वहां पक्षियों की जातियों का उदाहरण लिया गया है। यहां लगभग 1400 प्रकार की पक्षी जाति हैं। कितनी बेटा? 1400। तो यहां देखिएगा कि 1400 प्रकार की पक्षी जाति हैं। कहां? कोलंबिया में। तो एग्जाम्पल स्पष्ट हो गए, है ना बेटा। तो कोलंबिया एकदम इक्वेटर के पास है,
तो वहाँ 1400 प्रकार की क्या है, पक्षी जाति हैं। यस। फिर देखो कि जो इंडिया है, इंडिया भी ज़्यादातर किस में आता है, ट्रॉपिकल में ही आता है ना। ट्रॉपिकल में थोड़ा बहुत भाग सब ट्रॉपिकल में, उपोष्ण भाग है ना। तो इंडिया भी आप जानते हो कि भी ज़्यादातर किस में आता है, ट्रॉपिकल में और थोड़ा सब ट्रॉपिकल में। यस, भारत। तो वहां आप जानते हैं कि कंट्री का नाम क्या हो गया, इंडिया। और इंडिया के अंदर 1200 प्रकार की पक्षी जाती है, 1200 प्रकार की पक्षी जाती हैं। यस, ये लो दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए वहां पर 41 डिग्री नॉर्थ पे, यहां 41 डिग्री नॉर्थ। यस, मतलब इसे बढ़कर यहां आप कहें कि 41 डिग्री नॉर्थ। यहां एक कंट्री है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है, सही। तो जो आपका न्यूयॉर्क कंट्री है 41 डिग्री नॉर्थ पे, है ना, वहां पर केवल 105 पक्षी जाती है, 105 प्रकार के पक्षी जाती हैं, 105, सही है ना। तो अपन कहेंगे कि कंट्री का नाम क्या हो गया, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क जो है कितनी, 41 डिग्री नॉर्थ, ऊपर की ओर है, नॉर्थ की ओर, है ना। तो 41 डिग्री नॉर्थ पे है, कितनी पक्षी जाती हैं, 105 पक्षी जाती। यस। अब आप जानते हो कि उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव के पास एक देश है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड उत्तरी ध्रुव के पास है, यहां ये 6.5 से ऊपर, यहां आपका ग्रीनलैंड है। तो देखिएगा कि जो ग्रीनलैंड देश है, ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ पे है ना। मैं ऐसे कहूं कि 71 डिग्री नॉर्थ पे आपका है ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड देश 71 डिग्री नॉर्थ पे है। अब आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड के अंदर मात्र 56 पक्षी जाती है, ग्रीनलैंड में मात्र कितनी है, 56 पक्षी जाती। अब बताओ, आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जा रहे हो, यह भूमध्य रेखा बिल्कुल पास कोलंबिया, फिर इंडिया, जैसे न्यूयॉर्क है, ग्रीनलैंड है। तो पक्षी जातियां देखो 1400, फिर 1200, फिर 105, फिर 56। तो बताओ ये बात सही हो रही है ना कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हो तो टेम्परेचर, रेनफॉल और बायोडायवर्सिटी। अब यहाँ पक्षी का एग्जाम्पल, तो पक्षी के प्रकारों की, पक्षी जातियों की, पक्षी की संख्या नहीं है, पक्षी की जातियों के प्रकार हैं। तो पक्षियों की जातियों के प्रकार, इन पक्षियों की विविधता घट रही है ना, बात को समझे। और अगर आप ध्रुव से वापस इधर हो भूमध्य रेखा की ओर, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, तो ये बढ़ रही है, बात को समझे। तो पहला एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया, कौन सा, पक्षी वाला, बात को समझे। अब देखो बेटा, इस लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, अक्षांशीय प्रवणता का ही अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। तो वो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखना, एग्जाम्पल सेकंड। यस। तो ये पक्षियों वाला एग्जाम्पल हो गया, कोलंबिया वाला आ रही है। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा आप, एग्जाम्पल सेकंड वहां इंसर्ट ने क्या दे रखा है कि इस पृथ्वी पर अगर देखो अपन एग्जाम्पल सेकंड देखें तो इक्वेडोर, इक्वेडोर जो साउथ अमेरिका में है, वो भी आप जानते हो कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में ही है इक्वेडोर, साउथ अमेरिका में। तो इक्वेडोर है ना बेटा, उष्ण कटिबंधीय वन है साउथ अमेरिका में। इक्वेडोर साउथ अमेरिका में उष्ण कटिबंधीय वन। अब इन उष्ण कटिबंधीय वनों में अगर अपन संवहनी पादपों की जातियां देखें, है ना, जो वैस्कुलर प्लांट हैं, तो मतलब शीतोष्ण यूएसए, शीतोष्ण वनों की तुलना में 10 गुना अधिक प्रकार के संवहन पादप मिलते हैं। तो आप क्या कहोगे कि इक्वेडोर जो उष्ण कटिबंध वन है, तो भूमध्य रेखा के आसपास है, तो इक्वेडोर साउथ में उष्ण कटिबंधीय वनों में संवहनीय यानी वैस्कुलर प्लांट जो टेरेडो जिम्नो एनजीओ हैं, संवहनीय पादपों की जातियां शीतोष्ण जो टेम्परेट क्षेत्र आएंगे,
शीतोष्ण वनों जैसे यूएसए की तुलना में 10 गुना अधिक हैं। यानी बेटा जो संवहनीय पादपों की जातियां हैं वो इक्वेडोर में आप जानते हैं कि मतलब शीतोष्ण वनों की तुलना में, यूएसए के शीतोष्ण वनों की तुलना में इक्वेडोर में 10 गुना अधिक प्रकार के संवहन पादप वहां पर मिलते हैं। तो एग्जाम्पल सेकंड हो गया। यस बेटा। अब देखिएगा अपन एग्जाम्पल जो थर्ड लेंगे यहां पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एग्जाम्पल थर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी साल नीट 2020 में उससे आपका क्वेश्चन है। तो देखिएगा वो क्या है। एग्जाम्पल थर्ड, किसका? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अभी अपन ये सेपरेट पढ़ेंगे, जातीय क्षेत्र संबंध तो बाद में। सारी बात समझा देता हूं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि आप जानते हैं बेटा कि भाई अब आपका जो एग्जाम्पल थर्ड है, यहां से इसी साल नीट 2020 का क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूं। तो देखिएगा ये क्या है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, देखो आपने क्या कहा था पहले, तो एक दिमाग, कई लोग ये जो 10 क्षेत्र लिखा देते हैं कि मेडागास्कर सबसे ज्यादा विविधता ब्राजील में, फिर मेडागास्कर में, और अभी इसी साल क्वेश्चन पूछा कि बताओ मेडागास्कर भी 10 एरिया में आता है, तो बताओ सबसे ज्यादा विविधता कहाँ विश्व की? तो उन्होंने वो टिक कर दिया। अरे भाई वो तो देश हैं, देशों का नाम दिया है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, पहले मैंने शुरू से बोल रहा हूं कि पृथ्वी की सर्वाधिक विविधता, अगर क्वेश्चन आ जाए, कई बार नीट में आ भी गया है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक विविधता है। लेकिन उन वर्षावनों में भी एक ऐसे वर्षावन है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन वर्षावन साउथ अमेरिका के, वो पूरे विश्व की सबसे ज्यादा विविधता रखते हैं, पूरे विश्व की। यस बेटा, यही क्वेश्चन आपका आया है ना, सीधा क्वेश्चन आपका था बेटा, है ना। वो क्वेश्चन क्या था भाई? ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ, पूरे विश्व की, पूरी पृथ्वी की सबसे ज्यादा विविधता रखते हैं, है ना बेटा। तो सीधा अपन तो ये लिखाते हैं कि देखो एग्जाम्पल थर्ड, अमेजोन, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ये वर्षावनों का एक टाइप है, अमेजन वर्षावन, अमेजन वर्षावन। ये अमेजन वर्षावन साउथ अमेरिका में है। तो पूरी पृथ्वी की मान लो, और चाहे पूरे विश्व की अपन बात कह दें, तो आप क्या कहोगे कि बेटा अमेजन वर्षावन कि ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, या ऐसे कहोगे कि इन उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में, वर्षावनों में विश्व की, पूरे विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पूरे विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है अमेजन वर्षावन के अंदर। यस बेटा, और यही क्वेश्चन था आपका नीट 2020। यस बेटा। अब देखिएगा कि आप जानते हैं कि ये जो अमेजन वर्षावन है, यहां के पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी पृथ्वी पर कुल O2 का, कुल ऑक्सीजन का, कुल O2 का 20% उत्पन्न करते हैं। अब पूरी ऑक्सीजन कुल O2 का 20% उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया पहले, लंग्स ऑफ प्लेनेट, इस पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहते हैं। तो पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। तो
तो अमेजन वर्षा वन बेटा जो है साउथ अमेरिका में पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता, पूरी विश्व की मतलब सर्वाधिक जैव विविधता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ के पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा कुल O2 का 20% उत्पन्न करते हैं और इन्हें आप कहते हैं लंग्स ऑफ प्लेनेट, पृथ्वी के फेफड़े। पृथ्वी के फेफड़े भी ये कहलाते हैं। यस बेटा। और आप जानते हैं यहाँ पर मतलब 40,000 तो पादप जातियां हैं इन अमेजन वर्षा वनों में। फिर मैं ये कहूँगा अमेजन वर्षा वन में 40,000 प्लांट स्पीसीज पादप जातियां हैं, 1300 प्रकार के पक्षी हैं, बर्ड स्पीसीज हैं। अब ये मत कह देना सर वहाँ कोलंबिया में 1400 थे, यहाँ 1300 तो फिर गए। अरे ओवरऑल सारे प्रकार के पादप जंतु ऐसे, तो ये पूरी सर्वाधिक है ना। तो आप जानते हो यहाँ 1300 बर्ड स्पीसीज हैं, 3000 फिशेज हैं, 3000 मछलियाँ हैं। ये आपको एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है, 3000 ये स्पीसीज आपकी हैं। क्लियर। और फिर यहाँ पर आप जानते हो कि भाई 427 मैमल, 427 एम्फीबियन है ना। यहाँ अमेजन वर्षा वनों में 427 एम्फीबियन उभयचर एम्फीबियंस हैं, 427 मैमल्स हैं। यस बेटा। और 378 आपके हैं बेटा जो रेप्टाइल्स हैं, 378। यस। और 378 रेप्टाइल्स और देख लेना। और 1.25 लाख 1,25,000 कीटों की जातियां। और लगभग आप जानते हैं कि जो अमेजन वर्षा वन है वहां पर आप जानते बेटा कि 1,25,000 से ज़्यादा कीटों की है और एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज, 2 मिलियन यानी 20 लाख प्रकार के कीट की खोज अभी शेष है। तो ये डेटा नोट कर लेना, 1.25 लाख इंसेक्ट और लगभग आप जानते हो 2 मिलियन प्रकार के, मिलियन है बेटा हिंदी में गलत दे रखा है, इंग्लिश में 2 मिलियन प्रकार के इंसेक्ट की खोज वहां शेष है। कहाँ? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो ये सारे एग्जाम्पल इससे रिलेटेड हो गए। अब बेटा अपना क्वेश्चन उठता है कि भाई इन ट्रॉफिक्स में ये क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा कि ये जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र हैं ट्रॉफिक्स, ये अधिक विविधता रखते हैं। उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है शीतोष्ण की तुलना में। इसका क्या कारण है जी, बताओ। ये सारे एग्जाम्पल तो आपने दे दिए और इन सारे एग्जाम्पल में एक ही बात सामने आती है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जैव विविधता शीतोष्ण और ध्रुवों से ज्यादा है और स्पेशली शीतोष्ण क्षेत्रों से भी उष्ण कटिबंध क्षेत्रों की विविधता ज्यादा क्यों है, यह आपको दे रखा है एनसीईआरटी ने। पीछे क्वेश्चन भी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में अधिक क्यों है, होने के कारण क्या है। तो देखो बेटा मैं आपको बताऊं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जैव विविधता शीतोष्ण की तुलना में अधिक है। क्यों? यस के क्या क्या कारण हैं। तो देखो बेटा मैं आपको बता दूं, वहां एनसीईआरटी ने आपको दे रखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें वहां पर बता रखी है बेटा कि देखो बेटा बहुत ही ये जो आप पढ़ते हो ना स्पेसिएशन, जाति उद्भवन, ये समय का कार्य है। आपको पता जीवन की उत्पत्ति 3.8 अरब वर्ष पूर्व हो गई थी और पृथ्वी पर 3.8 अरब वर्ष के उद्विकास के दौरान बताऊं क्या होता गया कि जातीय उद्भवन जो है स्पेसिएशन ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक समय का कार्य है। तो पृथ्वी पर मैं आपको बता दूं बेटा कि 3.8 अरब वर्ष का जो उद्विकास इतिहास था, उस उद्विकास इतिहास के दौरान ये जो शीतोष्ण थे, शीतोष्ण एरिया यहां पर उनके पास ध्रुव प्रदेश थे, तो वहां से ग्लेशिएशन, ग्लेशियर, हिमनदन, बर्फ के बड़े बड़े पिंड आ गए। तो बर्फ के बड़े बड़े पिंड आने से वहां पर क्या मास एक्सटिंक्शन मतलब सामूहिक विलोपन होता रहा। तो जाति उद्भवन को वहां समय नहीं मिला, जबकि जो वर्षावन थे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र थे, ये बहुत पहले से आबादित हो गए, बहुत पहले से यहां पर आबादी आ गई। तो यहां समय मिल गया उद्विकास के लिए, जाति उद्भवन के लिए, नई नई जातियों को बनने के लिए यहां समय मिल गया।
यस बेटा, क्योंकि ये बहुत पहले से ही क्या हो गए थे, आबादित हो गए थे। यस बेटा, जबकि शीतोष्ण प्रदेशों में ग्लेशियर अत्यधिक बर्फबारी के फलस्वरूप जीवों का मास एक्सटिंक्शन सामूहिक विलोपन होता रहा। यस बेटा, और ये जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र बहुत पहले आबादित हो गए थे, तो जैव विकास के लिए, जाति उद्भवन के लिए बहुत अधिक समय मिल गया, ये चीज है। फिर देखो बेटा, यहाँ शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कभी बर्फबारी हो जाती है, कभी ठंडी हवा चल जाती है, तो जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा होते हैं शीतोष्ण में, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा जलवायु परिवर्तन नहीं होते हैं। तो जलवायु बहुत पहले स्थिर हो गई थी, स्थिर हो गई तो विविधता बढ़ी, विविधता बढ़ी तो अलग अलग सजीवों ने अपना निक्के स्पेशलाइजेशन, निक्के का विशिष्टीकरण कर लिया। भाई निक्के विशिष्टीकरण कर लिया, अपने किस प्रकार के संसाधन का यूज कर रहा था, तो निक्के विशिष्टीकरण हो गया, तो वो स्पर्धा से भी बच गए। बात को समझे। और एक इनडायरेक्ट कारण है, इनडायरेक्ट कारण ये कि सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी गिरती है, तो वर्षा वनों में सूर्य का प्रकाश अधिक उपलब्ध होता है, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और शीतोष्ण में तिरछी होती है, तो प्रोडक्टिविटी क्या है बेटा, कम है। बात को समझे। तो ये सारी बात है, क्लियर बेटा। और आप जानते हैं कि इसलिए अपन बात करें कि जो वर्षा वनों के अंदर सीजनल और ये वेरिएशन नहीं हो रहे थे, तो ये सारे कारण थे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की विविधता ज्यादा थी। अब अपन पढ़ेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छा टॉपिक है जातीय क्षेत्र संबंध। फिर जातीय क्षेत्र संबंध पढ़ते अपन पढ़ेंगे बेटा कि अपन को जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप बात करो नई नई जातियां खोजने की बात कर रहे हो, अभी ये नई जातियां खोजेंगे, उससे पहले बहुत सारी तो विलुप्त हो जाएंगी। तो अपन पढ़ेंगे कि अपन को जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, जैव विविधता अपने लिए कैसे आवश्यक है, फिर जैव विविधता की क्षति के कारण क्या हैं, और संरक्षण करें तो कैसे करें, एक्सिट्यूर इंसिट्यूर वो तरीके। तो आप टॉपिक को आगे तक रीडिंग लगा के आ सकते हो एनसीईआरटी से मस्त रूप से समझने के लिए। तो इसी के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच, यहीं तक ये आए टॉपिक। यस।